एरे पढ़ा था, ऑर्डर सॉर्टिंग जो करवाई ऑर्डर्ड एरे पे बात होती है। मैंने कोई टास्क दिया था। कल सर एक प्रोग्राम बनाया था, वो सही रन नहीं कर रहा था, तो आपका तो वो देख लेना। हाँ, वो ऐड वाला समझ में आ गया था, इंसर्ट कैसे हो रहा है जी उसमें। सर। ठीक है, तो देखा था उस प्रोग्राम को। नहीं सर, क्यों? लेक्चर में लिखी। अच्छा, तो मेरी स्लाइड में वैसे पढ़ा हुआ है, उसको आप देख सकते हो। चलो, अच्छा अभी तक हमारी जो डिस्कशन हुई है वो एरे के ऊपर हुई है, ठीक है, और थोड़ा सा हमने ऑर्डर्ड एरे के ऊपर बात की। और ये दोनों हैं क्या? एरे है क्या? सर एरे सर जिसमें वैल्यू होती है। एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? हाँ, कलेक्शन होता है। कलेक्शन नहीं होता। देखो, डेटा स्ट्रक्चर होता है कि आप किस तरीके से डेटा को स्टोर करें, सो दैट के जो ऑपरेशन है वो आप आसानी से परफॉर्म कर सकें। स्टोरेज करने के तरीके का, जैसे वेरिएबल बहुत सारे हैं, अलग अलग बनाएंगे तो मसला होगा, एक साथ बना दो ताकि लूप में नेविगेट कर सके, वो बन जाएगा एरे। ठीक है, अब उसमें सर्चिंग मुश्किल है तो उसको सॉर्टेड तरीके से रखो, वो बन जाएगा ऑर्डर्ड एरे। ठीक है, यानी कि डेटा को स्टोर इस तरीके से करना कि उसमें जो ऑपरेशन मैंने परफॉर्म करने हैं वो आसानी से हो सके। और ऑपरेशन डेटा पे वही होता है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट वगैरह, ऐड, रिमूव वगैरह। तो अब यही यहाँ पे अब मज़ीद हम बात ही करेंगे कि उसी डेटा को जो है वो अगर आप इस तरीके से स्टोर करें, डेटा आपके पास जो भी है, कि उसमें जो डेटा सबसे आखिर में इंटर हो वही सबसे पहले बाहर आए, तो उस डेटा स्ट्रक्चर को आप बोलेंगे स्टैक। क्या बोलेंगे? तो स्टैक अगर आपसे मैं पूछूं तो आप क्या बताएंगे मुझे, क्या है? क्या है स्टैक? क्या है? पहले डेटा सबसे आखिर में नहीं, स्टैक है क्या? डेटा डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? नहीं नहीं, डेटा को किस तरीके से स्टोर किया जाए कि उस पर जो ऑपरेशन हम परफॉर्म करें वो आसानी से हो सके। ठीक, तो स्टैक है क्या? अबे तीसरी दफ़ा पूछ रहा हूँ, बता दो। डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, समझ में आ रही है? तो स्टैक जब भी आपसे कोई पूछेगा ना स्टैक क्या है, तो आपने फ़ौरन जवाब देना है भाई डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्टोर करने का तरीका है। ठीक है, अब होता क्या है स्टैक के अंदर? स्टैक में होता ये है कि आप इसमें डेटा इस तरह स्टोर करते हैं इस डेटा स्ट्रक्चर में कि जब भी आप आ जाओ, कि जब भी आप जो है वो डेटा इसमें ऐड करेंगे, तो ये ऐड करने के बाद जब इसमें से डेटा रिमूव, पहले तो देखें डेटा ऐड इस तरीके से होगा कि आपके पास, बैठ जाओ आराम से, बैठ जाओ, नज़र आ रहा है चीज़? अच्छा, आज हम बात कर रहे हैं स्टैक्स के ऊपर, ठीक है। कल वाला टास्क कर लिया जो मैंने दिया था, उसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम निकालनी थी ना। चलो सही, सर वो कल आप करा रहे थे उसमें प्रॉब्लम चल रही है, ये बात नहीं चल रहा होगा। अच्छा चलो ठीक, आज हम बात कर रहे हैं असल में स्टैक के ऊपर, ठीक है। तो अच्छा, अभी बात नहीं कर रहे थे कि स्टैक भी एक डेटा स्ट्रक्चर है। और डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है भाई? हाँ हाँ हाँ, टास्क परफॉर्म करने के लिए। तो क्या होता है भाई डेटा स्ट्रक्चर? अब तुम लोग फंस गए हो, तुम लोग इस तरह बैठे हुए, इंडिविजुअल हर एक से पूछना पड़ेगा मुझे। हाँ बताओ। सर डेटा स्ट्रक्चर होता है कि डेटा को क्या आप किस उसमें स्टोर कर रहे हैं? हाँ, डेटा स्टोर करने का क्या तरीके का है भाई? वेरिएबल अलग अलग बनाएंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम है, आप एरे बना दें, ठीक है। अब एरे में सर्चिंग का प्रॉब्लम है तो आप ऑर्डर्ड एरे बना दें। डेटा स्ट्रक्चर से मना दिया है कि डेटा को किस तरह स्टोर किया जा रहा है, सो दैट कि उस पर जो ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हैं वो आसानी से परफॉर्म कर सकें। ठीक है, अगर 10 वेरिएबल बनाऊंगा तो भी मेमोरी में उतनी जगह लेंगे, 10 साइज का एरे बनाऊंगा मेमोरी में उतनी जगह लेंगे। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि स्टोर मैंने उनको एक साथ कर दिया, तो वो एक डेटा स्ट्रक्चर बन गया एरे। इसी तरह स्टैक भी एक डेटा स्ट्रक्चर है, और इसमें क्या होता है कि हम डेटा को इस तरह स्टोर करते हैं कि जब भी इसमें ऐड करेंगे तो वो टॉप से ऐड करेगा, और जब भी रिमूव करेंगे तो टॉप से ही रिमूव करेगा।
मतलब एरे में क्या होता है कि आप कहीं भी इंसर्ट कर सकते हो ना, बॉटम से कर दो, ऊपर से कर दो, मिडिल से कर दो, कोई भी इंडेक्स बताओगे उस इंडेक्स में एरे में डेटा चला जाएगा। लेकिन स्टैक इस तरह का डेटा स्ट्रक्चर होता है, अभी हम देखेंगे कि वो बनता कैसे है, लेकिन इस तरह का होता है कि इसमें जब भी डेटा एंटर होगा ना तो एक टॉप से एंटर होगा, और जब भी जो है यानी पहले से मौजूद डेटा के ऊपर ऐड होगा, और जब भी रिमूव करेंगे तो जो सबसे टॉप पे चीज़ ऐड हुई है ना वही बाहर निकलेगी। लीफो मेथड लीफो कहते हैं इसे, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, जो चीज़ सबसे लास्ट में इन हुई है वही सबसे पहले बाहर आएगी। मिसाल के तौर पे एनवेलप्स पड़े हुए हैं तो सबसे पहले एनवेलप कौन उठाएगा? ऊपर वाला, ऊपर वाले ही उठाएंगे ना, नीचे से तो नहीं उठाएंगे। ये जैसे कभी प्लेटें वगैरह धोई हैं है? बेटा सीख लो, काम में आएगा, खास तो तुम तो सीख ही लो। अब अगर प्लेटें आपके पास स्टील की हो तो मसला नहीं है, लेकिन अगर ज़रा नरम नाजुक शीशे की प्लेटें हो और वो रखी हुई हो, ठीक है, और मिसाल के तौर पे चले खैर अब वो आपने निकालनी है अगर, तो आप कैसे उठाएंगे? ऊपर वाली उठाएंगे ना, नीचे वाले से तो नहीं उठाएंगे। तो हम डेटा को भी इस तरह स्टोर करें, रिस्ट्रिक्ट करें अपने कोड में कि भाई हमेशा टॉप से ही निकलेगा, तो फिर वो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो स्टैक जो डेटा स्ट्रक्चर होता है उसमें 3 ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं उसको, और वो कहलाते हैं पुश, पॉप और पीक। 3 मेजर ऑपरेशन है, और भी आप चाहें तो अपने हिसाब से कुछ कर सकते हैं। पुश से मुराद है कि आप स्टैक में कोई डेटा आइटम ऐड कर रहे हैं, और पॉप से मुराद है कि रिमूव कर रहे हैं, और पीक से मुराद है कि देख रहे हैं कि टॉप पर कौन सा एलिमेंट मौजूद है, रिमूव नहीं कर रहे उसे। तो पीक और पॉप में फ़र्क ये होता है कि पॉप से जो है ना डेटा रिमूव हो जाता है टॉप से। ठीक है, यानी फिर वो टॉप एलिमेंट जो है वो नीचे वाला एलिमेंट बन जाता है। लेकिन पीक से जो है वो सिर्फ आपको पता चलता है कि ये एलिमेंट है, लेकिन वो रहता वही है, वो टॉप पर ही रहता है। और पुश से मुराद है, यानी कि मैं आपसे कहूँ कि स्टैक में कोई नया डेटा आइटम ऐड करना है तो इसका मतलब है पुश, रिमूव करना है तो इसका मतलब है पॉप, और देखना है कि टॉप पर कौन सा मौजूद है तो इससे मतलब है ठीक है। ठीक है सर, ये भी एरे की तरह ही साइज डिफाइन हो गया। अब ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जो स्टैक है इसको बनाने के लिए हमें एक एरे यूज़ करना पड़ता है, लेकिन उस एरे को यूज़ हम इस तरीके से करते हैं कि उस एरे के अंदर डेटा जो है वो कहीं हर जगह से ऐड ना हो, बल्कि हमेशा टॉप से ही ऐड हो, और रिमूव भी हमेशा टॉप से। ये हम देखेंगे, अभी हम असल में बनाएंगे स्टैक की एक क्लास बनाएंगे और उसमें पुश और पॉप के मेथड रखेंगे, उसमें एक एरे बनाएंगे। और स्टैक जो है वो आप एरे यूज़ करके भी बना सकते हैं, और आप चाहें तो बाय यूजिंग लिंक लिस्ट भी आप एक स्टैक चाहें तो बना सकते हैं। लेकिन बात यह है कि अभी तो हमने एरे ही पढ़ा है ना, तो हम स्टैक बाय यूजिंग एरे ही बनाएंगे। ठीक है, तो असल में कॉन्सेप्ट हमें समझना है स्टैक का, उसको बनाने के लिए फिर आप चाहें तो एरे को यूज़ करेंगे। तो अब देखें, ये एक आपको जो है ना डायग्राम नज़र आ रही है, अब इसमें देखें लिखा हुआ है पुश ए, इसका मतलब है ए को ऐड करना है इसके अंदर। अगर पहले कुछ भी नहीं था तो ए सबसे पहले ऐड हो गया। अच्छा, फिर मैंने कॉल किया मिसाल के तौर पे पुश बी, तो ए के ऊपर बी ऐड हो गया। ठीक है, फिर मैंने पुश सी कॉल किया तो बी के ऊपर सी ऐड हो गया। अब मैंने पॉप किया, अब जब मैं पॉप करूंगा तो सबसे टॉप पे जो एलिमेंट मौजूद है ना वो रिमूव होगा। यानी मैं ये नहीं कर सकता कि पॉप बी को पॉप करो या ए को पॉप करो, ये पॉसिबल नहीं है स्टैक में। स्टैक में वही चीज़ पॉप होगी जो टॉप पर मौजूद है। समझ में आ रही बात? या मैं पुश करते हुए बोलूँ कि बी और ए के दरमियान पुश कर दो, नहीं कर सकता। पुश हमेशा अगर बी टॉप एलिमेंट है तो बी के ऊपर होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर ए मेरे पास मौजूद है और मैं पुश करूंगा तो डी पुश करूंगा तो ए डी जो है वो ए के ऊपर आएगा। ये लास्ट इन फर्स्ट ऑर्डर जो है इसको कहते हैं। ठीक है, कोई सवाल तो नहीं है इसमें, सिंपल सी आसान सी चीज़ है। अब बात ये है कि ये ऐसा करते क्यों हैं हम, तो इसका जवाब ये है कि हमें बाद ऑपरेशंस में इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे एरे की हमें ज़रूरत पड़ी ना कि वेरिएबल्स को जब एक साथ बनाएंगे तो फिर लूप में नेविगेट कर सकते हैं। अगर एक साथ नहीं होंगे, अलग अलग होंगे, तो फिर लूप में जो है वो आइट्रेशन जो है उसके अंदर परफॉर्म होगी नहीं अगर अलग अलग वेरिएबल होंगे। तो असल में यहाँ अब कुछ एग्जांपल्स आ रही हैं कि स्टैक का यूजेज कहाँ कहाँ होता है, फिर उसके ऊपर ज़रा कोडिंग के ऊपर आता है। तो किसी भी किस्म की नेस्टिंग हो
जैसे पैरेंथेसिस लगे हुए हैं। अब जब आप प्रोग्राम को लिखते हो, कोडिंग करते हो, तो उसमें एक ओपनिंग ब्रैकेट होता है और एक क्लोजिंग ब्रैकेट होता है। तो कंपाइलर डिटेक्ट करता है ना कि ओपनिंग ब्रैकेट होगा, उसके बाद क्लोजिंग ब्रैकेट होगा, ठीक है। वो कैसे करता है? या मुझे जो है वो कुछ पैरेंथेसिस दे दिए जाएं, जैसे ये देखें आप, ये आपको जो है वो पैरेंथेसिस नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है, फिर ये ओपनिंग क्लोजिंग, फिर ये ओपनिंग, फिर इसका क्लोजिंग, फिर ये ओपनिंग क्लोजिंग। तो ये बैलेंस है क्योंकि हर ओपनिंग के बाद एक क्लोजिंग ब्रैकेट आ रहा है। अच्छा, ये नहीं है, ये इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो है वो ये वाला जो ब्रैकेट है, इसका ओपनिंग ब्रैकेट इस एक्सप्रेशन में नहीं है। पहले वाले में सी। अब मैंने ये डिटेक्ट करना है कि कौन सी इस तरह की एक्सप्रेशन बैलेंस है और कौन सी नहीं है, उसके लिए कोड लिखना है। या एक मिसाल के तौर पे एक मेथड है जिसमें ये एज ए स्ट्रिंग पास हो रहा है। अब मुझे बताना है कि ये बैलेंस है या नहीं है, ठीक है। तो कैसे करूँगा ये काम? अब अगर मैं नॉर्मल कोडिंग करूँ और एक वेरिएबल बनाऊँ और एक एक को उसमें रखूँ और फिर मैच करने की कोशिश करूँ, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा अज़ाब हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम करेंगे ये कि एक स्टैक बनाएंगे और जो भी ओपनिंग ब्रैकेट आएगा ना, जब भी एक्सप्रेशन में एक एक वैल्यू उठाएंगे, ओपनिंग ब्रैकेट है तो इसको स्टैक में पुश कर देंगे, और क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा तो स्टैक से पॉप करेंगे, और जब भी कोई क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा तो स्टैक से पॉप करके देखेंगे कि क्या ये इसको ओपनिंग ब्रैकेट है या नहीं है, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखो तो यहाँ क्या होगा, सबसे पहले ये ओपनिंग है, इसको आपने स्टैक में पुश कर दिया, फिर ओपनिंग आया, इसको स्टैक में पुश कर दिया, तो अब टॉप पे कौन सा होगा, ये वाला होगा, स्क्वायर ब्रैकेट। अब जब ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट आया तो आपने क्या किया, स्टैक से पॉप किया। जब आपने पॉप किया तो आप पॉप करके कौन सा मिलेगा, ये वाला मिलेगा, ये वाला मिलेगा, स्क्वायर वाला मिलेगा, क्योंकि टॉप पे स्क्वायर वाला होगा। तो आप उसके साथ मैच करके देख सकते हो कि ये इसका है या नहीं है। अगर उसका है तो ठीक है, नहीं है तो आप फ़ौरन मैसेज दे दोगे कि भाई ये एक्सप्रेशन जो है वो बैलेंस नहीं है। तो समझ में आ रही बात? अब ये काम अगर आप विदाउट बाय यूजिंग स्टैक करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ठीक ठाक खतरनाक किस्म का लंबा चौड़ा कोड लिखना पड़ेगा, और स्टैक से ये काम आसानी से हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से एक एक्सप्रेशन है, अब मैं आपसे पूछूंगा भाई 2 + 3 × 4, इसका आंसर क्या होगा? इसको नहीं देखो, मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताओ। 2 + 3 × 4 क्या होगा भाई? 14 होगा। 2 + 3 × 4 कैसे करो बताओ मुझे ज़रा। 2 + 3 7, 5 हो गया, 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 20 हो गया, तो 20 हो गया। तुम 14 क्यों कह रहे हो? नहीं तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ, 2 + 3 × 4 क्या होगा भाई? 20 होगा। अबे गधे, 5वीं क्लास में पढ़ाते हैं, पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर प्लस करते हैं। गधे आदमी, तुम्हें ये नहीं पता? अपने घर में जो बच्चा बढ़ना उससे पूछना 2 + 3 × 4 क्या होता है। हमेशा एक्सप्रेशन के अंदर सबसे पहले मल्टीप्लाई को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। और अगर कोई ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट चलेगा, ठीक है ना। पता है तुमको, तुम्हें याद नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं पढ़ा होगा, पढ़ा होगा, लाजमी पढ़ा होगा, भूल गए होंगे, ठीक है। तो ये तो हमें पता है ना। लेकिन अगर मैं कोई कोड लिखूं और उस कोड में एज अ पैरामीटर इस एक्सप्रेशन को पास कर दूं और एक एक वैल्यू उठाऊं और एवेल्युएट करूं, तो उसमें तो पहले 2 आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर 3 आएगा, तो वो तो पहले प्लस कर देगा। यानी देखिए, इसको यूँ समझेंगे, मुझे कोड लिखना है, एक मेथड बनाना है जिसको मैं एक एक्सप्रेशन पास करूं, वो क्या करे कि इसका रिजल्ट निकाल के मुझे रिटर्न करे। तो मैं कोडिंग किस तरीके से करूंगा कि एक एक वैल्यू, पहले ऑपरेंड उठाऊंगा, फिर ऑपरेटर उठाऊंगा, फिर उनका रिजल्ट निकालूंगा, फिर रिटर्न करूंगा, यही करूंगा ना। तो अब फिर पहले तो ऑपरेंड आ गया, 2 आ गया, फिर ऑपरेटर आ गया, फिर मैंने ऑपरेटर के बाद ऑपरेंड उठाया, अब दोनों ऑपरेंड को मैंने प्लस ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया, तो पहले तो प्लस हो जाएगा, ये तो मसला हो जाएगा, मैं नहीं कर सकता। तो अब ये कैसे करूं? इसको करने के लिए मुझे स्टैक को यूज़ करना पड़ेगा। हाँ, अब उसका तरीका ये होगा कि मैं 2 स्टैक बनाऊंगा, एक में ऑपरेंड डालूंगा, एक में ऑपरेटर डालूंगा, और ऑपरेटर डालते वक्त उनको जो है वो इस चीज़ को मेंटेन रखूंगा कि हायर प्रेसिडेंस वाले और लोअर प्रेसिडेंस वाले या तो ऊपर नीचे हों या नीचे ऊपर हों, और फिर उनके दोनों के अंदर से एक एक वैल्यू पॉप करके फिर रिजल्ट निकालूंगा। यानी देखें, ये पूरा इसका जो सिनेरियो जो है वो यहाँ दिया हुआ है। मिसाल के तौर पे 1 + 2 × 3 + 4 है। अब मुझे ये एग्जीक्यूट करना है। अब मुझे तो पता है
कि पहले मैं मल्टीप्लाई करूँगा फिर प्लस करूँगा, ये तो मुझे पता है। लेकिन अगर मैं नॉर्मल एक एक्सप्रेशन बना दूँ और उसमें जो है वो मैं एग्जीक्यूट करूँ तो वो तो पहले प्लस कर देगा। तो आप क्या करें भाई, पहले 1 आया उसको स्टैक में पुश कर दो, प्लस आया तो दूसरे स्टैक में पुश कर दो। 2 स्टैक है मेरे पास, ठीक है, एक ऑपरेटर वाला है एक ऑपरेंड वाला है, ठीक है। तो जब नंबर आएगा तो पहले स्टैक में डालूंगा, ऑपरेटर आएगा तो दूसरे स्टैक में डालूंगा। तो पहले वाले में मैंने डाला जनाब 1 को, दूसरे वाले में प्लस डाल दिया, 2 आ गया वो पहले वाले में डाल दिया मैंने। फिर मल्टीप्लाई आ गया, अब मल्टीप्लाई में डालूंगा तो दूसरे वाले में, ठीक है। लेकिन क्योंकि स्टैरिक की जो प्रेसिडेंस है वो प्लस से हायर है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि स्टैरिक को प्लस के ऊपर ही रख दूंगा। लेकिन अगर नहीं होती तो फिर मुझे कुछ और हिसाब किताब करना पड़ता है। तो अब पहले स्टैक में हो गया 1 और 2, दूसरे स्टैक में क्या हो गया, टॉप पे स्टैरिक है और नीचे जो है वो प्लस है। अच्छा, फिर जो है वो 3 आया, 3 को मैंने स्टैक में पुश कर दिया। अब उसके बाद जो आ गया प्लस। अब प्लस को जब मैं दूसरे में डालने लगा ना, तो प्लस में पहले से क्या मौजूद है, स्टैरिक। कैसे मालूम होगा, पीक करके देख लूंगा मैं कि उस पर क्या मौजूद है। तो अब जब उस पर स्टैरिक मौजूद है तो मैं अब प्लस को स्टैरिक के ऊपर नहीं डालूंगा क्योंकि प्लस की प्रेसिडेंस स्टैरिक से कम है। अब मैं करूंगा ये कि पहले में से 3 और 2 पॉप करूंगा और स्टैरिक का ऑपरेशन उस पर परफॉर्म कर दूंगा, रिजल्ट आ जाएगा 6। उस 6 को मैं पहले वाले में पुश कर दूंगा, अब इधर बच जाएगा प्लस। उसके बाद में वो जो पहले वाला प्लस था वो पुश कर दूंगा। तो अब पहले वाले स्टैक में पड़ा होगा 6 और 1 और दूसरे वाले में पड़ा होगा प्लस और प्लस। अब इधर से 4 आएगा, उसको पहले वाले स्टैक में डालूंगा, ठीक है। अब इधर क्या हो जाएगा, 4, 6 और 1 और इधर पड़ा हुआ होगा प्लस और प्लस। अब 4 के बाद मुझे कुछ नहीं मिलेगा। जब 4 के बाद कुछ नहीं मिलेगा ना, तो फिर मैं अब क्या करूंगा, 4 उठाया, प्लस उठाया, 6 उठाया, प्लस किया, 10 आ गया। फिर उधर से 10 जो है उसको उठाया, प्लस को उठाया, 1 को उठाया, ऐड किया, 11 आ गया। मेरी बात आई समझ में? तो एट द एंड आपके पास 11 आंसर आ जाएगा। सही है। अब ये काम मैं विदाउट स्टैक नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसके लिए भी मुझे स्टैक की जरूरत है। अब देखें, अगर ऐसा हो कि मैं कहीं भी इंसर्ट कर दूं और कहीं से भी निकाल लूं तो ये काम नहीं कर सकता ना मैं, ठीक है। अच्छा सर, स्टैक में एक ऐड का ऑपरेटर डाला था, उसको 2 बार यूज नहीं कर सकते? नहीं नहीं, वो तो हम जब असल में इसको अभी जब इसकी आप कोडिंग देखेंगे ना तो फिर बात समझ में आएगी। मतलब जब आप इसकी कोडिंग देखेंगे ना तो बात क्लियर होगी। अभी सिर्फ इतना समझ लें कि भाई स्टैक जो है वो एक इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब देखें, आप जो है वो MS वर्ड में काम कर रहे हैं, आप काम करते गए करते गए करते गए करते गए, फिर आपने Ctrl+Z दबाना शुरू किया, क्या होता है, पिछला ऑपरेशन, पिछला ऑपरेशन, उससे पिछला, उससे पिछला, उससे पिछला, उससे पिछला, उससे पिछला। Ctrl+Z मुस्तकिल दबाते रहें तो फिर वो बिल्कुल एम्प्टी हो जाता है, बिल्कुल खाली हो जाता है। अब उसको क्या पता कि पहले मैंने ये किया था, उसके बाद ये किया था, फिर ये किया था। अब मैं पहले बोल्ड करूं, फिर इटैलिक करूं, फिर अंडरलाइन करूं। अब मैं Ctrl+Z करूंगा तो वो बोल्ड को अंडू करेगा या अंडरलाइन को करेगा, अंडरलाइन को करेगा, फिर किसको करेगा, इटैलिक को करेगा, फिर एट दी एंड बोल्ड को करेगा। उसको कैसे पता, स्टैक में वो पुश कर रहा है मेरे ऑपरेशन को। समझ में आ रही मेरी बात? तो सबसे लास्ट वाली जो चीज एंटर हुई होगी वही सबसे पहले बाहर आएगी, सही है। तो ये काम हम विदाउट स्टैक नहीं कर सकते, डेटा स्ट्रक्चर है इसीलिए बना रहे हैं हम उसे, क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ती है। अच्छा, ये वेरिएबल्स के अंदर इसका यूजेज होता है। अच्छा, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर भी जो है इसका काम क्या होता है, ये होता तो ऑपरेटर है, लेकिन अब अब अगर कोई एक्सप्रेशन लिखी हुई हो और उसमें ब्रैकेट भी हो, मल्टीप्लाई भी हो, प्लस भी हो, तो सबसे आखिर में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए? नहीं, देखिए एक एक्सप्रेशन लिखी हुई है 1 + 2 × 4, तो आपको पता है पहले मल्टीप्लाई होगा फिर प्लस होगा। अब एक एक्सप्रेशन लिखी हुई है a = 1 + 2 × 4, तो सबसे आखिर में क्या होना चाहिए? सबसे आखिर में असाइनमेंट होनी चाहिए ना। पहले मल्टीप्लाई होगा फिर प्लस, असाइनमेंट खुद एक ऑपरेटर है ना, ठीक है। तो सबसे आखिर में असाइनमेंट होना चाहिए। तो अब ये कैसे करेंगे आप? बाय यूजिंग स्टैक करेंगे, ठीक है। अभी आगे एग्जांपल आएंगे तो बात और सही समझ में आ जाएगी।
तो कहने का मकसद ये है कि स्टैक एक इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज़ कर रहा होता है, आपके और भी प्रोग्राम यूज़ कर रहा होता है, और जो है वो इसको बनाना जो है वो हम इसको समझना जो है वगैरह इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको हमेशा लोएस्ट पॉसिबल प्रायोरिटी असाइनमेंट ऑपरेटर को दी जाती है। 12। तो अब इसमें एक और चीज़ भी समझ लें कि किसी भी लैंग्वेज में जब आप काम कर रहे होते हैं ना, तो दो तरह की स्टोरेज होती हैं। एक होती है टेम्परेरी वेरिएबल, लोकल वेरिएबल हो गए, ये सारे हो गए, ये सब बनते हैं स्टैक में। और एक होते हैं परमानेंट वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल, क्लास वेरिएबल, ये बनते हैं हीप में। हीप हम डेटा स्ट्रक्चर बाद में पढ़ेंगे। देखें अभी ये बात समझ में आएगी, एक एग्जांपल से समझ में आएगी। देखें मिसाल के तौर पे मेरे पास एक मेथड है ए, और उसमें एक वेरिएबल है एक्स और एक है वाई, और मैंने क्या किया, वाई में 0 इनिशियलाइज कर दिया और मेथड बी कॉल कर दिया। मेथड बी के बाद मैंने वाई प्लस प्लस किया। ठीक है, अच्छा मेथड बी नीचे मौजूद है। अब मेथड ए के अंदर मैंने एक एक्स बनाया और एक वाई बनाया। ठीक है, ये वाला वाई में 0 इनिशियलाइज होगा, फिर मेथड बी कॉल हो जाएगा। अच्छा मेथड बी में मैंने क्या किया, उसके अंदर उसका वाई और जेड वेरिएबल बना दिया। ठीक है, और जाहिर है इसका वाई और जेड बना, ये भी देखें स्टैक में बन रहा है। वो अलग है ना, वो अलग मेथड है। ठीक है, नहीं स्टैक एक ही है, ये अभी बात में समझ में आ जाएगी। देखो बताना मैं ये चाह रहा हूं कि मेथड ए के वेरिएबल बने, फिर मेथड बी के बने। जब मेथड बी से हम रिटर्न हो जाएंगे, सर अगर मेथड बी ऊपर लिख देंगे तो पहले बी को होगा ना। हाँ पहले बी, मतलब देखें ना ये स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस को समझे ना। देखें अभी तक यहाँ पर तो कुछ नहीं बना हुआ ना जब तक ये लाइन। अब मेथड बी कॉल हो गया, अब मेथड बी जब कॉल हो गया है तो y प्लस प्लस नहीं हो रहा है, बल्कि मेथड बी के y और z वेरिएबल बन रहा है।